नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो चैप्टर है उसमें हम लास्ट जो टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है और उनकी शक्तियां क्या है। और उसमें हम पिछली क्लास में शुरू कर चुके हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी जो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन का जो एक पॉइंट बचा हुआ वो शुरू कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा? सबसे पहले तो ये देखा कि जो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है खुद के निर्णयों का रिव्यू कर सकती है आर्टिकल 137 के तहत। उसके बाद एक देखा कि जो लेजिस्लेचर के द्वारा अमेंडमेंट किए जाते हैं, लॉ बाय लॉ बनाए जाते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से क्या की जा सकती है, उनकी मतलब समीक्षा की जा सकती है। दूसरा, कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका, मंत्री परिषद और स्थायी कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर, पारित किए गए आदेश या फिर उनके द्वारा जो फंक्शन यानी कार्य किए जाते हैं उनका क्या किया जा सकता है, उनकी भी न्यायिक जांच हो सकती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। और ये क्या है, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या किसी भी जो कानून है, कोई भी कार्य है, कोई भी आदेश है, उसकी संवैधानिक वैधता की जांच के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि अभी तक हमारे देश में लगभग 15 बार जो जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का पॉइंट था जो मैंने बताया। 15 बार अभी तक हमारे प्रेसिडेंट है जो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले चुके हैं, वो उसका पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने कि इंपॉर्टेंट क्यों है जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, इस तरह के जो आर्टिकल है हमारे संविधान में वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। ठीक है, समय समय पर ऐसे केस आते हैं जो जिसमें जो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या है उनको एक्सप्लेन करती है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट में, फोर्थ पॉइंट था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, उसको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो एकीकृत जो प्रणाली है उसको बनाए रखने के लिए भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। आज की क्लास में हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे जुडिशियल रिव्यू के प्रयोग से कितने अच्छे अच्छे जो हमारे देश में डिसीजन आते हैं। ठीक है, उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू में, आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू को कहां कहां प्रयोग किया गया, लेकिन कहीं भी संविधान में जुडिशियल रिव्यू नामक शब्द जो वर्ड है वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें 1951 की। आपको पता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है और हमारे संविधान में 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें आर्टिकल 31B जोड़ दिया गया। देखो कैपिटल बी है तो इसका मतलब क्या, ये अलग से आर्टिकल है। 9th शेड्यूल है जो आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। 9th शेड्यूल संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। जो आजादी के समय या आजादी के तुरंत बाद क्या हुआ कि जिस तरह से सरकार किसी भी निर्माण कार्यों के लिए, जनहित में कोई कार्य करना है उसके लिए अगर कोई भूमि का जो एक्विजिशन करती थी, लैंड का एक्विजिशन करती थी, भूमि को अधिग्रहण करने का प्रयास करती थी, उस समय पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। तो लोग क्या हुआ, इनके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने लग गए कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है और सरकार के द्वारा इसको वायलेट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने लग गए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां मिलने लग गई। ऐसे फिर क्या है, देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, क्योंकि जो उस समय पे बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो क्या हुआ, उसमें बाधा आने लगी। तो सरकार ने 9th शेड्यूल ऐड की हमारे संविधान में और उसमें जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट थे वो जोड़ दिए गए। ठीक है, और इसमें क्या बोल दिया गया, आर्टिकल 31B में ये बोल दिया गया
जो लॉज हैं इन 9th शेड्यूल, लॉज इन 9th शेड्यूल, ठीक है। 9वीं अनुसूची में कानून, 9वीं अनुसूची में जो कानून है वो क्या है, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लागू ही नहीं होता, ये बोल दिया गया, ठीक है। आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। यानी न्यायिक समीक्षा से बाहर है, न्यायिक समीक्षा से बाहर है, ठीक है। यानी सरकार ने बोल दिया कि भी हम 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म जोड़ रहे हैं और 9th शेड्यूल में जो भी चीज है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। बाद में क्या हुआ, इसका मिसयूज होने लगा, क्या होने लगा, लेटर बाद में इसका मिसयूज किया जाने लगा, ये किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। क्योंकि जब भी कोई ऐसा लगता था कि हाँ ये कानून चाहे लोकहित में ना है या ना है, अगर सरकार को बनाना था तो 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट जोड़ते थे और उसको क्या कर लेते थे, उसके ऊपर कानून बना दिया जाता था। और अगर ओरिजिनली बात करें तो हमारे संविधान में 13 एक्ट थे, ओरिजिनल कितनी थे, 13 एक्ट्स। उस समय पे 13 कानून इसके अंदर डाले गए थे, लेकिन एट प्रेजेंट या अप टू 2016 की बात करें, एट प्रेजेंट 286 एक्ट इसके अंदर जोड़ दिए गए, ठीक है। तो देखो ये तो है नहीं 286 के 286 जो एक्ट है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ऐसा तो है नहीं। तो क्या ऐसी संभावना नहीं है कोई 9th शेड्यूल में ऐसा है जो एक्ट डाल दिया जाए जिससे क्या है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो या संविधान का उल्लंघन करता हो, तो उसको तो चुनौती ही नहीं दी जा सकती। हो सकता भाई, संभावना तो है। तो उस केस में क्या होगा, फिर ये ऐसे चलता रहा और बाद में 2007 में एक IR कोहिलो केस आया था जिसको 9वीं अनुसूची कानून भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, IR कोहिलो केस 2007 में, ठीक है। इसमें इस चीज का जो जांच पड़ताल की गई, क्या 9th शेड्यूल में जो एक्ट डाले जाते हैं क्या उनसे संविधान का उल्लंघन हो सकता है या नहीं, तो ये पाया गया हाँ भाई हो सकता है उल्लंघन। तो इसमें फिर क्या कहा, इसमें ये कहा भाई जो है मतलब 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल का भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। 9th शेड्यूल को भी किसके अंडर है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। 9th शेड्यूल क्या है, अंडर जुडिशियल रिव्यू, अंडर ठीक है। यानी देखो सरकार का जो है यानी लेजिस्लेचर या विधायिका के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया, उसका जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से क्या किया, उसकी जांच पड़ताल की और उसमें ही देखा कि भाई हाँ ये गलती होने की संभावना यहाँ पे है, तो 9th शेड्यूल को अंडर जुडिशियल रिव्यू डाल दिया। इसमें क्या कहा, इसमें यह कहा कि भाई जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी मैटर एक्ट जोड़े गए हैं, 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, सभी एक्ट क्या है, अंडर जुडिशियल रिव्यू होंगे, इसके अंदर अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद क्या है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी कानून 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में डाले गए सारे के सारे की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और 24 अप्रैल क्यों ली गई, आपको पता होगा, केशवानंदन भारती केस का डिसीजन आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल हमारे संविधान में ऐड किया गया, ठीक है। केशवानंद भारती केस जो आज तक के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जजेस की बेंच थी, ठीक है। तो देखा आपने, एक पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया, शेड्यूल जोड़ी गई और उसके डिसीजन को किस तरह से जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसका जुडिशियल रिव्यू किया गया, न्यायिक समीक्षा की गई और IR कोहिलो केस में 2007 में 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू के अंडर डाल दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। तो इस तरह से बार बार हमारे देश में, हमारे कानून में क्या होता रहा, जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग होता रहा, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद ये तो हो गया कि जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो एक्ट या ऑर्डर या जो भी बाई लॉ बनाए गए उनका सुप्रीम कोर्ट ने कैसे क्या किया, मतलब जो उसका फैसले को पलट दिया, किसके माध्यम से, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी अपने फैसले को भी बदला है, खुद के ही फैसले को। मैंने बताया था आर्टिकल 137 अनुच्छेद
37 के तहत खुद के द्वारा दिए गए जजमेंट को भी क्या कर सकती है, वो जुडिशियल रिव्यू का कर सकती है। तो 1969 में 1969 में आया था एक गोलकनाथ केस, ठीक है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था। आप सभी को इसका पता भी है, पहले भी मैं इन चीजों के बारे में बहुत डीपली बता चुका हूं, ठीक है। तो 1969 में क्या आया, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, या गोलकनाथ केस लिख लेते हैं इसको, सभी चीजें आप पढ़ चुके हो पहले। गोलकनाथ केस 1969 में इसमें क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फंडामेंटल राइट्स है उनको पार्लियामेंट संशोधित नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी जो मौलिक अधिकारों का क्या नहीं हो सकता, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। ये किसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोलकनाथ केस में। उसके बाद फिर 1973 में एक इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है, वो इंपॉर्टेंट केस है, वो केशवानंदन भारती केस, केशवानंदन भारती केस 1973 में 19 देखो इसमें मैंने बताया 13 जजेज की बेंच थी, आज तक के हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच है ये, ठीक है, और 7:6 के रेशो में इसका डिसीजन आया था। इसमें क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पार्लियामेंट है यानी संसद है, वो अमेंडमेंट कर सकती है इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी पूर्ण संविधान में, पूरे संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कौन, संसद, ठीक है। अब पूरे संविधान में इसमें प्रियम्बल भी आ गई, फंडामेंटल राइट्स भी आ गए। आप ये सोचोगे दो चीज क्यों मेंशन की, क्योंकि इनके ऊपर बार बार ये केस भी आए हैं कि क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं, क्या फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अमेंडेबल है या नहीं। तो इस केस में फिर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, लेकिन एक शर्त लगाई, क्या शर्त लगाई, जहां से ये निकल के आई थी कि जो पार्लियामेंट है कैन नॉट अमेंड, संशोधन नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में, और समय समय पे अलग अलग केसों में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती चलेगी सुप्रीम कोर्ट। बहुत से कॉन्सेप्ट आज ऐसे हैं जिसको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है, और आप जो टॉपिक अब पढ़ रहे हो जुडिशियल रिव्यू का, ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले 1969 में अपना डिसीजन दिया, 1973 में फिर क्या है, 1969 में डिसीजन दिया, 1973 में उस डिसीजन को पलट दिया गया, और उसमें फिर क्या है, इंपॉर्टेंट जो डिसीजन निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखते हैं एक दो और एग्जांपल देखते हैं। 1971 में इलेक्शन होता है, ठीक है, 1971 में क्या होता है, इलेक्शन होता है, और उसमें इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी रायबरेली से जीत जाती हैं और राजनारायण जी हार जाते हैं, और आशंका हुई कि भी चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका केस डाल दिया जाता है, ठीक है। देखो 1969 में 71 में इलेक्शन होता है हमारे देश में, और रायबरेली से, ये आप ऐसे ही नोट कर लेना ताकि रिफरेंस के लिए आपको याद रहे, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या है, इलेक्शन जीत जाती है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी इलेक्शन जीत जाती है, और राजनारायण हार जाते हैं, ठीक है। राजनारायण क्या है, इलेक्शन हार जाते हैं, और ये कहां चले जाते हैं, ये कोर्ट चले जाते हैं, ये केस कर देते हैं, और केस का जो डिसीजन आया 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, केस किया, और उसका डिसीजन आया 1975 में। किसने डिसीजन दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इसने क्या कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन को कैंसिल घोषित कर दिया, यानी
जो चुनाव है उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको प्रूव करके जो चुनाव हुआ था उसको क्या कर दिया, उसको कैंसिल घोषित कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जो इंदिरा गांधी जी थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, यानी अपील की गई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्टे कर दिया किसको, हाई कोर्ट के डिसीजन को, हाई कोर्ट के निर्णय को क्या कर दिया, इसमें स्टे कर दिया। और हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे कर दिया है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक है, क्या इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन को डिक्लेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस निर्णय को फिर क्या कर दिया, स्टे करने का काम किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद फिर 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है हमारे संविधान में, 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। 1975 से लगभग 1977-78 का जो समय है, लगभग संविधान में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट होते हैं, एक एक साल में 2-2, 3-3, 4-4 बार अमेंडमेंट भी होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और उसके बाद 38वां संविधान संशोधन कर दिया जाता है 1975 में। और में इसमें क्या बोल दिया, जो इमरजेंसी है, आपातकाल है, क्या है, आपातकाल है, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, यानी जो आपातकाल लगाया है उसकी न्यायिक समीक्षा ही नहीं की जा सकती, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फिर हम आपातकाल लगाते ही आपातकाल के लिए एक जो संशोधन कर दिया गया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इसका। उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन कैंसिल हुआ किसका, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसलिए यहाँ पे इतना जो केस वगैरह हुआ। उसके बाद एक नेक्स्ट जो संशोधन हुआ 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1975 में हुआ। और इसमें क्या कहा, इसमें जो इलेक्शन है, किस किस के इलेक्शन है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है, और किसका, और जैसे पीएम का इलेक्शन है भाई, जैसे और किसका, लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन है, लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन है। ये जो इलेक्शन है ये क्या है, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू। तो देखो यहां पे भी क्या किया, यहां पे भी पार्लियामेंट ने, संसद ने अपनी मनमानी कर ली, और जिनको भी आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू रखना था, इमरजेंसी को आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया, और किसको, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के जो चुनाव है उसको भी आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इनके द्वारा, इनमें कोई अगर डिस्प्यूटेड होता है तो आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं भी आप चैलेंज ही नहीं कर सकते न्यायालय में। इन चीजों के बारे में फिर 39वां संविधान संशोधन जोड़ दिया गया। ठीक है, तो देखो समझ में आया आपको कैसे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, आपातकाल लगा, आपातकाल को ही फिर पार्लियामेंट में क्या कर दिया, बाहर कर दिया, किससे, न्यायिक समीक्षा से, और फिर इलेक्शन को बाहर कर दिया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पीएम लोकसभा को, इलेक्शन को भी बाहर कर दिया। ऐसे उथल पुथल मचती चली जाती है। एक बात मैं बताता हूं आपको, जुडिशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तो अपने डिसीजन का जो रिव्यू कर ले, लेकिन जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किए जाते हैं उस मामले में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपातकाल लगाइए आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू, क्या हो सकता है आपातकाल किसी पॉलिटिकल राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगा दी जाए, तो वो आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, आप उसका चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो उन डिसीजंस में फिर क्या है, जुडिशियल रिव्यू का जो उन लॉज के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 39वां संविधान संशोधन होता है। उसके बाद फिर क्या है, 2 साल इमरजेंसी लगती है, और इमरजेंसी के बाद फिर इलेक्शन होता है 1977 में, फिर वापिस कौन आती है, नहीं इसी दौरान, यानी इमरजेंसी के दौरान ही फिर क्या होता है, एक और संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन में भी क्या होता है, सरकार, पार्लियामेंट ने अपनी मनमानी की, जो बहुमत से जो सरकार थी वहां पे उन्होंने अपने मनमानी की। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन देखते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या कहा, इसमें यह कहा, जो पार्लियामेंट है, संसद है, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, ऐसे ही लिख देता हूं मैं, अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है,
जो संसद है वो क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूर्ण संविधान में, ऐसे ही लिख लो, एग्जाम्पल है ये तो आपको हिंदी इंग्लिश में समझ में ही आएगी, ठीक है, एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में। और साथ में ये क्या बोल दिया, जो ये अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन होगा, वो भी क्या है, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू है। क्या बोला, ये क्या है, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यानी संविधान संशोधन भी क्या है, संविधान संशोधन भी न्यायिक समीक्षा के बाहर होगा। ये बात किसमें कही, ये बात कही 42वां संविधान संशोधन में 1977 में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया 1977 में क्या आ गई, 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है और मोरारजी देसाई जी पीएम बनते हैं, मोरारजी देसाई क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने तो जुडिशियल रिव्यू की जितनी पावर जो इंदिरा गांधी के समय में छीन ली गई थी सुप्रीम कोर्ट से, सभी को वापस कर दिया गया, ठीक है। यानी जो जुडिशियल रिव्यू थी की जो शक्ति थी सारी वापिस कर दी गई। वापिस मतलब वापिस कर दी जाती है, ठीक है। सारी की सारी क्या कर दी जाती है, वापिस कर दी जाती है 43rd में, सॉरी 44 नहीं, 43rd में, ठीक है। 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में, और सारी की सारी जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को वापिस से दे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक 44वां संविधान संशोधन भी होता फिर 1978 में। और इसमें जो इलेक्शन था, किस किस का इलेक्शन मैंने बताया था, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पीएम का, स्पीकर का, ठीक है। ये जब इंदिरा गांधी के समय में इनको आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू रखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे ये अंडर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के अधीन इनको रखा गया। यानी इलेक्शन है प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर। इसलिए आर्टिकल 71 में हमारे संविधान में कॉन्सेप्ट भी है, द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले हैं सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो उनके सुनवाई की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर निर्णय दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से फिर उथल पुथल मस्ती रही और ये हुआ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आता, फिर देखो अभी यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, न्यायिक स्वतंत्रता है, उसको क्या कर दिया गया, वहां पे जो पार्लियामेंट अपने हिसाब से एक्ट पास करती है और सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधने का काम कर देती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट केस आता है मिनर्वा मिल केस। उसमें एक तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और जुडिशियल रिव्यू है, इनको फिर संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या फिर इसको मैटर को देखा जाता है। मिनर्वा मिल्स केस होता है और उसमें क्या कहा गया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और देखो मिनर्वा मिल्स केस, इसमें एक तो क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था, ठीक है, और दूसरा क्या, जुडिशियल रिव्यू है, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता, इनको क्या कर दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया गया संविधान की, यानी मूल ढांचा इनको बोल दिया गया। अब मूल ढांचा हो गया तो इसका मतलब क्या है, फिर इनमें संसद संशोधन ही नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मूल ढांचा हो गया। तो इस तरह से इन दो मामलों में भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक समीक्षा इन चीजों की, ठीक है। और जिस तरह से एक एंटी डिफेक्शन लॉ का एग्जांपल लें, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है 10th शेड्यूल, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ दिया गया था। अब इसमें देखो, इसको याद लिख भी लो ताकि रिवीजन हो जाए, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है, याद रखना, इसमें ऐड किया गया था और ये किसमें है, 10th शेड्यूल में है, इसमें है ये 10th शेड्यूल में, ठीक है। अब इसमें एक पैरा 7 था,
क्या था, पैरा 7 था, और इसमें ये लिखा था भाई जो एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में जो स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल है, ठीक है, यानी डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल। क्या है ये, फाइनल है, ठीक है, यानी जो स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। क्या होगा, वो अंतिम होगा। एंड आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू, ये 1985 में ये चीजें जोड़ दी गई 10th शेड्यूल में पैरा 7 कि लोकसभा के स्पीकर का जो डिसीजन फाइनल होगा और आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू होगा। अब उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, तो क्या हो सकता भाई स्पीकर के द्वारा गलत डिसीजन हो जाए। तो फिर एक इंपॉर्टेंट केस होता है क्योतो होलोहन केस 1992 में, ठीक है। तो इसको फिर कब बदला, इसकी जुडिशियल रिव्यू की, और कब किसमें की, क्योतो होलोहन केस कब, 1992 में, ठीक है। क्योतो होलोहन केस 1992 में हुआ, और इसमें क्या कहा, इसमें एक तो पैरा 7 को डिलीट कर दिया गया, डिलीटेड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, द स्पीकर ऑफ द डिसीजन ऑफ द स्पीकर क्या है, अंडर जुडिशियल रिव्यू है। डिसीजन ऑफ स्पीकर क्या है, अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। स्पीकर, डिसीजन ऑफ स्पीकर अंडर जुडिशियल रिव्यू है। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्णय है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इस तरह से एक पार्लियामेंट के द्वारा एक शेड्यूल जोड़ी गई, उसके डिसीजन को क्योतो होलोहन केस में फिर जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से बदलने का काम किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस चैप्टर को आप समझ पाने में सक्षम होंगे, और इजी से इजी लैंग्वेज में मैंने आपके सामने इसको रखने की कोशिश की है। और अगर कोई भी साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक हम प्रोवाइड करवा सकें, और जो नई क्लास आती है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। और इसके बाद देखिए, अब एक तो गवर्नर का टॉपिक पढ़ेंगे। आपने अगर प्रेसिडेंट का टॉपिक अच्छे से किया तो गवर्नर का जो टॉपिक आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ी है तो स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। दोनों को एक एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट में बताना जो पॉलिटी की सीरीज चली है आपको कैसे लगी। अगर और कोई आप राय हमको तक पहुंचाना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हो। और इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए अपना सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।